गुड इवनिंग बच्चों, एसपी शुक्ला एजुकेट क्लास में आपका स्वागत है। और अभी तक मैंने अधिगम के सारे पाठ्यक्रम क्लियर कर दिए हैं। अधिगम से संबंधित कोई भी समस्या हो तो मैंने आपसे कहा था आप लाइव चैट में आप जाके वहाँ चैट कर सकते हो, और नहीं हो तो सर का नंबर लेके आप पर्सनली पूछ सकते हैं। यहाँ ये समस्या है, ये प्रश्न है। आज हम आपको पढ़ाएंगे मोटिवेशन। मोटिवेशन कहते किसे हैं, इनके परिभाषा क्या है, इनके कारक क्या हैं, इनके उद्देश्य क्या हैं, इनके प्रकार क्या हैं, इनके सिद्धांत क्या हैं, इसकी हम चर्चा करेंगे। पहले हम क्लियर करते हैं कि प्रेरणा कहते किसे हैं। ठीक, अभिप्रेरणा को अंग्रेजी भाषा में मोटिवेशन कहते हैं, जो लैटिन भाषा के मोटम शब्द से लिया गया है। किससे लिया गया है? लैटिन भाषा के मोटम शब्द से लिया गया है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है टू मूव। ठीक, अभिप्रेरणा को अंग्रेजी भाषा मोटिवेशन कहते हैं, जो लैटिन भाषा किसके मोटम से लिया गया है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है टू मूव या गति करना। हिंदी में से कहते हैं गति करना। ठीक, प्राणी वर्ग में गति उत्पन्न करना ही आपका मोटिवेशन कहलाता है। क्लियर हो गया? प्राणी वर्ग में गति उत्पन्न करना मोटिवेशन कहलाता है। आप क्लियर हो गया? गति उत्पन्न करना, प्राणी वर्ग में गति, या कोई व्यक्ति स्थिर हो, आप उसे कार्य करने के लिए प्रेरित कर देते हो, जागृत हो जाता है, वो कार्य करने के लिए सक्षम हो जाता है, तो उसे मोटिवेशन कहते हैं। लेकिन हम किसी भी व्यक्ति को प्रत्यक्ष रूप से मोटिवेशन नहीं देख सकते, लेकिन हम उसे कार्य करते हुए उसे देखकर महसूस कर सकते हैं कि यह जो है मोटिवेट है। तो मोटिवेशन क्या है? अप्रत्यक्ष वस्तु है या अप्रत्यक्ष कारक है, जिसमें प्राणी वर्ग में गति उत्पन्न करता है। इस पर अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग परिभाषाएं बताई हैं। परिभाषा एक डिफिनीशन आपको बहुत सरल से आसानी से प्राप्त होती होगी। जो डिफिनीशन गुड की है, गुड ने कहा था अभिप्रेरणा किसी कार्य को जारी करने, अभिप्रेरणा किसी कार्य को जारी करने तथा नियंत्रित करने के लिए, किसी कार्य को प्रारंभ करने या जारी करने अथवा नियंत्रित करने की जारी करने अथवा नियंत्रित करने की प्रक्रिया है। अभिप्रेरणा किसी कार्य को जारी करने, बनाए रखने या नियंत्रित करने की प्रक्रिया है, गुड ने कहा। दूसरी डिफिनीशन आपकी फ्रेंडसन की आती है। फ्रेंडसन ने कहा सीखने के सफल अनुभव। फ्रेंडसन ने यह कहा सीखने के सफल अनुभव अधिक सीखने की प्रेरणा देते हैं।
सीखने के सफल अनुभव अधिक सीखने की प्रेरणा देते हैं। ऐसा समझ सकते हो आप कि अगर एक बार किसी कार्य करने में अगर आप सफल हो जाते हो तो आपको दूसरी बार कार्य करने में बड़ी आसानी और उत्सुकता होती है। तो इसीलिए उन्होंने कहा सीखने के सफल अनुभव, सीखने के सफल अनुभव अधिक सीखने की प्रेरणा देते हैं, अधिक सीखने की प्रेरणा देते हैं। ये डिफिनीशन फ्रेंडसन ने कहा था। नंबर अगला है, आपके गिलफोर्ड ने कहा कि प्रेरणा एक आंतरिक दशा या कारक है जिसकी मुख्य प्रवृत्ति है क्रिया को प्रारंभ करने तथा बनाए रखने की होती है। ये किसने कहा था? गिलफोर्ड ने कहा था। गिलफोर्ड ने कहा था कि प्रेरणा एक आंतरिक दशा या कारक है जिसकी प्रवृत्ति क्रिया को आरंभ रखने या बनाए रखने की कार्य होते हैं। तो आपको डिफिनीशन हो सकता है आपसे पूछे जाए, आपसे लिखा होगा कि ये डिफिनीशन किसने कही, तो आपके पास सीधा लिखा होगा और आपसे पूछे जाएंगे कि ये इन्होंने कहा, आपको टिक करना होगा। इसके बाद एक डिफिनीशन और आपसे होती है कि अभिप्रेरणा की विशेषताएं। ये प्रश्न आपको अक्सर पूछे जाते हैं कि अभिप्रेरणा की विशेषताएं कौन कौन सी हैं। अभिप्रेरणा की विशेषताएं। पहला काम आपके पास है, अगर कोई व्यक्ति अगर मोटिवेट हो जाता है तो उसके व्यवहार में क्या होता है? परिवर्तन पाया जाता है। तो वो आपके पास लक्ष्य निर्देशित व्यवहार होता है। तो पहला काम है कि लक्ष्य निर्देशित होता है, लक्ष्य निर्देशित होगा। कहने का तात्पर्य है कि अगर टेट का फॉर्म आ गया तो अगर मान लीजिए अगर पीसीएस की क्लासेस बहुत अच्छी चलती हो तो क्या आप पीसीएस की फॉर्म भरेंगे? नहीं। आप अगर टेट से मोटिवेट हैं किसी की क्लास करने के लिए तो आप अभिप्रेरणा की जो अगर मोटिवेट हो जाते हैं तो उस लक्ष्य की प्राप्ति करने के लिए तो आप उसी चीज का सहयोग करें जो आपको सहायता करेगा कि हमें टेट कितनी जल्दी आपसे क्लियर हो जाए। तो लक्ष्य निर्देशित व्यवहार होगा। दूसरा ये कहा गया है कि ऊर्जा परिवर्तन लाती है। अगर कोई व्यक्ति मोटिवेट हो जाता है तो व्यक्ति के अंदर क्या होती है? ऊर्जा परिवर्तन आती है कि नहीं आती? जैसे आप फिल्मों में देखा होगा कि अगर हीरो मार खाता रहता है, फिल्मों में हीरो अगर मार खाता रहता है तब तक कुछ नहीं, लेकिन उसके घर के परिवार के सदस्यों के साथ अगर कोई भी अमानवीय घटना घटती हो तो वो उठ खड़ा होता है, उत्तेजित हो जाता है और अधिक ऊर्जा होता है। तो अगर कोई व्यक्ति अगर मोटिवेट हो जाता है तो उसमें क्या होती है? ऊर्जा परिवर्तन लाती। जो कार्य करने की गति होती है वो बढ़ जाती है। पहले आप 1 घंटा पढ़ते थे, अब 2 घंटा पढ़ते, जैसे जैसे पेपर नजदीक आता आप कार्य क्षमता बढ़ा देते हो। तो वही उन्होंने कहा दूसरा ऊर्जा परिवर्तन लाती है। नंबर 3, प्रकृति क्या होगी? चयनात्मक होगी। प्रकृति क्या होगी? हमारी चयनात्मक होगी। चयनात्मक मतलब हम उसी चीज का चयन करेंगे जो हमारा लक्ष्य अधिक से अधिक या शीघ्र से शीघ्र उस लक्ष्य की प्राप्ति करा दे। हमें इलाहाबाद जाना है तो हमें केवल शॉर्टकट तो जाना है। अगर हमें इलाहाबाद पहुंचा रास्ता ये भी आता है, यहां से यहां आते हैं और यहां से यहां आते हैं, ये भी रास्ता आ जाता है, यहां से हम यहां पहुंच सकते हैं, यहां से यहां पर। लेकिन हमें जो जल्दी से अगर हमें पहुंचा देगा हम उसी लक्ष्य को प्राप्ति करेंगे या उसी मार्ग का चयन करेंगे। वही उन्हें कहा कि प्रकृति हमारी चयनात्मक होती है, हम उसी चीज का चयन करते हैं जो हमारे शीघ्र से शीघ्र टेट की पास करवा देगा या हमें परीक्षा कोई भी परीक्षा पास करवा देगी, हम उसी को चयन करेंगे। नंबर 4 है निरंतरता बनती रहना। अभिप्रेरित व्यवहार में क्या होती है? निरंतरता होती है।
अगर एक बार व्यक्ति मोटिवेट हो जाता है तब तक कार्य करता रहता है जब तक उसको वांछित सफलता नहीं मिल जाती है। वही कहलाता है निरंतरता, लगातार प्रयास करते रहता है, उसको कहते हैं हम निरंतरता। नंबर 3 है, अगला है भावनात्मक उत्तेजना पाई जाती है। क्या पाई जाती है? भावनात्मक उत्तेजना। एक अलग से आपके अंदर शारीरिक ऊर्जा, जैसे घर में आप बैठे हो, लोग कह देते हैं अरे गंवार है, नहीं पढ़ता लिखता, इससे कुछ नहीं हो पाएगा, एक जुनून उत्पन्न होता है, आप कहते हो कि नहीं मैं ऐसा कर सकता हूं। ठीक, तो ये आपके पास हो सकता है। इन्हें आपसे पूछी जाए कि इनमें से कौन विशेषताएं नहीं है, कौन विशेषताएं है। ठीक, ये आपसे प्रश्न पूछे तो पहला काम है लक्ष्य निर्देशित व्यवहार होगा, ऊर्जा परिवर्तन लाती है, चयनात्मक प्रकृति होती है और व्यक्ति में निरंतरता पाई जाती है, एक भावनात्मक उत्तेजना पाई जाती है। ये आपके उनकी विशेषताएं होती हैं। इसके बाद एक प्रश्न और आता है, अभिप्रेरणा के प्रकार कौन है? अभिप्रेरणा के प्रकार। चलिए मोहित, आप कमेंट करके हमको यह बताइए कि प्रेरणा के कितने प्रकार होते हैं। जल्दी से कमेंट करिएगा। नहीं, अभिप्रेरणा के 2 प्रकार होते हैं। एक तो पहले यह प्रेरणा क्या कहलाती? सकारात्मक अभिप्रेरणा कहलाएगी। कौन से है? सकारात्मक अभिप्रेरणा। दूसरी क्या है? नकारात्मक अभिप्रेरणा। नकारात्मक अभिप्रेरणा। क्लियर हुआ? चलिए अच्छा है पिएंगे। अभिप्रेरणा के 2 प्रकार बताए गए। एक तो आपके पास है सकारात्मक अभिप्रेरणा, दूसरी क्या है? नकारात्मक अभिप्रेरणा। अब बारी आती है सकारात्मक अभिप्रेरणा कहते किसे हैं? जो व्यक्ति अपने से स्वयं से मोटिवेट होता है उससे हम क्या कहते हैं? सकारात्मक प्रेरणा कहलाती है। जैसे मोहन अपने स्वतः इतना मेहनत करता है कि वो मेडिकल की पढ़ाई में टॉप रैंक लाता है या उसमें टॉप कर जाता है या परीक्षा पास कर लेता है, वो अगली कक्षा में प्रवेश कर जाता है। जो स्वयं से, जो बालक या व्यक्ति स्वयं से मोटिवेट होता है तो उसे हम कहते हैं कौन से प्रेरणा कहते हैं? सकारात्मक प्रेरणा कहते हैं। दूसरी नकारात्मक, जो स्वयं से नहीं या दूसरों की सहायता से, दूसरों से या दूसरों के द्वारा, जैसे आप पुरस्कार की वजह से, निंदा की वजह से, शिक्षक की प्रशंसा की वजह से, आप क्या, वो दूसरों से मिल रहा है, उससे मोटिवेट हो रहा है, तो वो क्या कहलाता है? दूसरों से अगर मोटिवेट हो रहा है तो उसे हम नकारात्मक कहते हैं। जो स्वयं से मोटिवेट हो रहा है उसे हम कहते हैं सकारात्मक प्रेरणा। ये क्लियर हो गए तो जल्दी कमेंट करिएगा। चलिए इसके बाद एक प्रश्न और आपसे पूछे जाते हैं कि आपके पास अभिप्रेरणा के कारक कौन है? अभिप्रेरणा के कारक। अब यहीं पे आप इसे कहते हैं स्रोत, इसी को हम कहते हैं संगठक, अभिप्रेरणा के कारक, स्रोत, संगठक बताए गए हैं। और आपसे यही पूछे जाते हैं कि प्रेरणा के कितने कारक होते हैं। तो अब जल्दी से आप कमेंट कर दीजिएगा कि प्रेरणा के कितने कारक होते हैं, जल्दी से बताइएगा। कितने होते हैं? अभिप्रेरणा के 4 कारक बताए गए हैं बुक में।
पहला काम तो है आवश्यकता, क्या है? आवश्यकता। दूसरा क्या है? चालक। तीसरा क्या है? प्रोत्साहन। और चौथा क्या है? अभिप्रेरक। ये चार तत्व बताए हैं। एक प्रश्न और आता है कि यह किसने कहा कि अभिप्रेरणा क्यों के प्रश्न का उत्तर देती है? यह किसने कहा कि अभिप्रेरणा क्यों के प्रश्न का उत्तर देती है? जल्दी से कमेंट करिए, ये किसने कहा? बिल्कुल सही। ये क्रेचफील्ड ने या क्रेचफील्ड ने कहा था कि अभिप्रेरणा क्यों के प्रश्न का उत्तर देती है। क्रेचफील्ड ने कहा था कि मनुष्य भोजन क्यों करता है, मनुष्य धन क्यों कमाना चाहता, मनुष्य क्यों सोना चाहता, क्यों पढ़ना चाहता, क्योंकि प्रश्न का उत्तर देती है। तो क्रेचफील्ड ने कहा था या क्रेच ने कहा था? ठीक, ये प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं, ये किसने कहा था? तो आपको क्रेचफील्ड ने कहा था। अब वापस आइए, अभिप्रेरणा के आपको चार तत्व बताए हैं। एक तो आवश्यकता, दूसरा चालक, तीसरा प्रोत्साहन और चौथा अभिप्रेरक। कितने हैं? चार हैं। अब आवश्यकता क्या है? एक शब्द में हम यह कह सकते हैं कि आवश्यकता आपको किसी बात की कमी महसूस कराती है। क्या महसूस कराती है? कमी महसूस कराती। इस कमी को पूरा करने के लिए आप कार्य करते हो। तो क्या है? आवश्यकता आपको मनोवैज्ञानिक या दैहिक असंतुलन की कमी को दर्शाता है। उस कमी को पूरा करने के लिए जो हम कार्य करते हैं उसी को हम क्या कहते हैं? आवश्यकता कहते हैं, चालक कहते हैं, प्रोत्साहन कहते हैं, प्रेरक कहते हैं। ठीक, तो आवश्यकता क्या है? किसी बात के लिए कमी हो, आपको पैसे की कमी हो, पाठ्यक्रम की कमी हो, घर की कमी हो, किसी बात के लिए, तो दैहिक असंतुलन की कमी को दर्शाता है, तो उसे हम कमी कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए, अगर किसी भी बालक को भूख लग जाए, हमारे क्या है? भूख हमारी आवश्यकता है। क्या है? भूख हमारी आवश्यकता है। अब इस भूख की समाप्ति के लिए आप क्या करते हो? कार्य करना पड़ेगा ना। इस भूख की समाप्ति के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? कार्य करना पड़ेगा। जो हम ये कार्य करते हैं उसी को हम क्या कहते हैं? चालक कहते हैं। अब चालक को दूसरी भाषा में अंतर्नॉर्द कहते हैं। क्या कहते हैं? अंतर्नॉर्द भी कहते हैं। इसी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? ड्राइव कहते हैं। क्या कहते हैं? ड्राइव कहते हैं। ये क्लियर हुआ? दो हमने यह कहा हमने आपसे यह बताया कि अभिप्रेरणा के कितने कारक होते हैं। तब प्रेरणा के चार कारक बताए गए: आवश्यकता, चालक, प्रोत्साहन और अभिप्रेरक। अब हमने आपसे कहा कि आवश्यकता क्या है। तो आवश्यकता मैंने ये कहा किसी बात की कमी को दर्शाता है। उदाहरण आपको दिया क्या है? जैसे कि हमें कोई भूख लग गई या हमें भूख लगी है, इस भूख की समाप्ति के लिए हमारी दैहिक आवश्यकता है, दैहिक आवश्यकता है। इस भूख को हम पूरा करने के लिए या भूख की समाप्ति के लिए जो कार्य करते हैं उसी को हम क्या कहते हैं? अंतर्नॉर्द कहते हैं। उसी को हम ड्राइव कहते हैं, उसी को चालक कहते हैं। तो यह आप कह सकते हो कि मनोवैज्ञानिक या दैहिक असंतुलन की कमी को पूरा करने के लिए जो कार्य करते हैं या जिस पर हमारा ये चालक निर्धारित रहता है उसी को हम ड्राइव कहते हैं। ठीक, भोजन के लिए अगर हम क्रियाशील हो रहे हैं तो वो हमारा ड्राइव कर रहा है। अब प्रोत्साहन क्या है? जहां से आवश्यकता
आवश्यकता प्लस चालक की समाप्ति हो, क्या हो, जहां आवश्यकता प्लस चालक की समाप्ति हो उसी को हम प्रोत्साहन कहते हैं। भूख की समाप्ति, जिस वस्तु से किसकी इस कमी को पूरा हो जाए, जहां आपको भूख की समाप्ति हो जाए या जो कार्य करते हैं उससे पूरा हो, तो वही लिखा है कि प्रोत्साहन वह वस्तु या वह कारक है जो आवश्यकता और चालक की समाप्ति करता हो, उसे हम कहते हैं प्रोत्साहन। क्लियर हुआ? हिलगार्ड की एक डिफिनेशन भी आती है, कोटेशन एक तरह से लिखा गया है कि आवश्यकता प्लस चालक प्लस प्रोत्साहन बराबर अभिप्रेरणा। ये किसने कहा था? हिलगार्ड ने कहा था। अब बारी आती है आपकी प्रेरक के विषय में। प्रेरक आपका अति व्यापक शब्द है, जिसमें प्रेरक क्या है? अति व्यापक शब्द है, जिसमें आवश्यकता, चालक क्या है? जिसमें आवश्यकता, चालक, प्रोत्साहन तीनों वर्ड क्या हैं? इसमें समाहित हैं। ये तीनों वर्ड किसमें समाहित है? अभिप्रेरक में। अभिप्रेरक क्या? अभी तक आपने डिफिनीशन पढ़ी गुड के अनुसार कि प्रेरणा किसी कार्य को जारी करने, नियंत्रित करने तथा बनाए रखने का कार्य करती है। तो उसी प्रकार क्या है? अभिप्रेरक को अंग्रेजी भाषा में मोटिव कहते हैं। यह भी आपके पास जो कार्य अभिप्रेरणा करती है वही कार्य अभिप्रेरक भी करता है। किसी कार्य को प्रारंभ करना, नियंत्रित रखना, नंबर थर्ड आपके पास है, मैंने कहा कि आपके पास अभिप्रेरक एक अति व्यापक शब्द है जिसमें तीनों शब्द समाहित हैं, आवश्यकता, चालक, प्रोत्साहन। तो जो कार्य अभिप्रेरणा करती है वही कार्य अभिप्रेरक करता है। किसी कार्य को प्रारंभ करना, नियंत्रित रखना तथा बनाए रखने का कार्य करती है, बनाए रखने का कार्य करती है। ठीक, अब आपसे आपकी इसमें डिफिनीशन पूछी गई है। मैकडूगल ने कहा या ब्लेयर, जोन्स, सिम्पसन ने इस पर डिफिनीशन दी हुई थी अप्रेरक के विषय में कि हमारी अभिप्रेरक हमारी ऊर्जाओं से उत्पन्न होने वाली वे ऊर्जाएं हैं जो किसी लक्ष्य तक या उद्देश्य तक ले जाते हैं या उद्देश्य प्रदान करती हैं। अभिप्रेरक हमारी आवश्यकताओं से उत्पन्न होने वाली वे ऊर्जाएं हैं जो किसी लक्ष्य तक ले जाती हैं। ये सिम्पसन, जोन्स और ब्लेयर की तीनों की मिली जुली डिफिनीशन है। ठीक, इसके बाद आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। मैंने अभी आपसे कहा कि अभिप्रेरणा के वर्गीकरण से बताया गया, तो ये तो एक तो पहले वर्गीकरण आपने पढ़ा था सकारात्मक और नकारात्मक, आंतरिक प्रेरणा और बाह्य प्रेरणा। इसके अलावा भी आपको अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग वर्गीकरण किया हुआ है, तो जिसे हम कहते हैं प्रकार। अभिप्रेरणा के प्रकार। अगर आपके पास वर्गीकरण में नाम नहीं देता है तो वर्गीकरण दो ही है, तो अलग अलग मनोवैज्ञानिक, वो तो सकारात्मक और नकारात्मक है। यहाँ पे मनोवैज्ञानिकों के द्वारा कई प्रकार के वर्गीकरण बताए गए। कुछ वर्गीकरण हम आपके सामने दे रहे हैं। जैसे पहला वर्गीकरण आपने लिया कि मैस्लो के अनुसार, किसके अनुसार? मैस्लो के अनुसार। अब मैस्लो ने जो वर्गीकरण किया, उन्होंने कहा कि पहला वर्गीकरण जन्मजात प्रेरक है। क्या है? जन्मजात अभिप्रेरक है या प्रेरक है। दूसरा इन्होंने जो वर्गीकरण किया उसे हम क्या कहते हैं? अर्जित अभिप्रेरक कहते हैं। क्या कहते हैं? अर्जित प्रेरक या अभिप्रेरक कहते हैं। क्लियर हुआ? मैस्लो ने दो प्रकार के बताए। आपसे अक्सर पूछे जाते हैं कि मैस्लो के अनुसार अभिप्रेरणा के कितने प्रकार होते हैं, तो मैस्लो के अनुसार अभिप्रेरणा के दो प्रकार होते हैं। एक तो जन्मजात अभिप्रेरक हो गया, दूसरा आपके पास है क्या? अर्जित अभिप्रेरक। अब आपके पास प्रश्न यही आता है
कि कभी कभार प्रश्न सिंपल सा देते कि जन्मजात अभिप्रेरक कौन सा है। आपसे ऐसे पूछे जाते हैं कि अर्जित अभिप्रेरक क्या है। अब आपसे प्रश्न ये होता है कि जन्मजात अभिप्रेरक वे अभिप्रेरक होते हैं जो हमें जन्म से प्राप्त होते हैं, जैसे आपको भूख, क्या है, प्यास, निद्रा, ये क्या है, आपको जन्म से प्राप्त होते हैं। कहां से प्राप्त होते हैं, जन्म से प्राप्त होते हैं, ये क्लियर होगा। और अर्जित अभिप्रेरक वे अभिप्रेरक कहलाते हैं जो व्यक्ति अपने प्रयासों से प्राप्त करता है, उसे हम अर्जित प्रेरक कहते हैं। आप कौन सा ऐसा अपने प्रयास से प्राप्त करते हैं, कमेंट करिएगा। बिल्कुल सही, आप अपने से प्राप्त करते हो। एक तो रुचि है, सामाजिकता है, रुचि है, सामाजिकता है, प्रतिष्ठा है, प्रतिष्ठा आदि। अब ये तो क्लियर हो गया आपको जन्मजात। मैस्लो में बहुत ज्यादा रटना नहीं है। मैस्लो ने दो प्रकार का वर्गीकरण किया। तो पहला आपके पास है कौन सा, जन्मजात, दूसरा है अर्जित। जन्मजात प्रेरक, आपको प्रश्न दिए जाएंगे कि जन्मजात, आपके लिखा होगा कि जन्मजात प्रेरक कौन से होंगे। आपके पास 4 ऑप्शन लिखे होंगे, भूख, प्रतिष्ठा, सम्मान, रुचि। यहां सर्वोपरि उत्तर आपका भूख हो जाएगा। क्लियर, आपसे यही पूछे जाते हैं कि जन्मजात प्रेरक कौन से हैं और अर्जित प्रेरक कौन से हैं। क्लियर हो गया। इसके बाद आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं थॉम्पसन के अनुसार। दूसरा आपका वर्गीकरण जो है वो पूछा जाता है थॉम्पसन के अनुसार। अब इन्होंने जो वर्गीकरण बताया, एक तो उन्होंने यह कहा, पहला वर्गीकरण दिया वो दिया स्वाभाविक अभिप्रेरक। पहला क्या है, स्वाभाविक अभिप्रेरक। दूसरा उन्होंने दिया कृत्रिम अभिप्रेरक। कौन सा, कृत्रिम अभिप्रेरक। थॉम्पसन के अनुसार या थॉम्पसन के अनुसार कितने हैं, प्रेरक के 2 प्रकार बताए गए। एक तो वर्गीकरण दिया कि स्वाभाविक अभिप्रेरक, दूसरा कृत्रिम अभिप्रेरक। अब स्वाभाविक अभिप्रेरक वो अभिप्रेरक कहलाते हैं जो व्यक्ति में स्वभाव से पाए जाते हैं। अब स्वभाव से जैसे क्या है, खेलना, क्या है, खेलना, सुख प्राप्त करना, सुख प्राप्त करना, खेलना, सुख प्राप्त करना और आनंद लेना, ये आपके पास है जो आपके स्वभाव से पाए जाते हैं। कृत्रिम अभिप्रेरक वो अभिप्रेरक कहलाते हैं जो व्यक्ति अपने कार्य को निर्देशित करने या नियंत्रित करने या बनाए रखने के लिए या अपने व्यवहार को परिवर्तन लाने के लिए करता है, उसे हम कहते हैं कृत्रिम अभिप्रेरक, जो व्यक्ति स्वयं से बनाता है। जैसे क्या है, पुरस्कार है, क्या है, पुरस्कार है, प्रशंसा है, दंड है आदि। ये क्या है, आपको कृत्रिम अभिप्रेरक कहलाते हैं। तो कृत्रिम अभिप्रेरक वो अभिप्रेरक कहलाते हैं जो आपको वांछित दिशा देने के, आपके व्यवहार को परिवर्तन करने के लिए, आपको अनुशासित रहने के लिए जो व्यवहार में प्रदर्शित किया जाते हैं उसे हम कृत्रिम अभिप्रेरक कहलाते हैं। जैसे पुरस्कार है, प्रशंसा है, दंड है आदि। क्लियर हो गया। इसके बाद आपको और पूछे जाते हैं गैरेट के अनुसार कितने प्रकार के होते हैं।
नंबर थर्ड जो दिया गया गैरेट के अनुसार, गैरेट के अनुसार, अब गैरेट ने जो बताया था वर्गीकरण वो उन्होंने 3 प्रकार के बताए। एक तो पहला उन्होंने कहा कि जैविकी कारक, पहला लिखा उन्होंने जैविकी कारक या जैविकी अभिप्रेरक। नंबर दूसरा उन्होंने दिया कि सामाजिक अभिप्रेरक। नंबर दूसरा क्या है? सामाजिक अभिप्रेरक। नंबर थर्ड है मनोवैज्ञानिक अभिप्रेरक। मनोवैज्ञानिक अभिप्रेरक। ये आपके गैरेट के अनुसार कितने हैं? 3 है। जैविकी है, मनोवैज्ञानिक है, सामाजिक है। अब जैविकी अभिप्रेरक में प्रायः आपके संवेगों को रखा गया है, जैसे कहा गया क्रोध। जो जैविकी आपके पास है, जैविकी में है क्रोध है, प्रेम है, भय है, आदि है। दूसरा उन्होंने यह कहा, दूसरा आपके पास है सामाजिक अभिप्रेरक। सामाजिक अभिप्रेरक जो सामाजिक मान्यताओं के फलस्वरूप उत्पन्न होते हैं या सामाजिक कार्यक्रमों के उपरांत आपको प्राप्त होते हैं, उसे हम कहते हैं सामाजिक अभिप्रेरक, जैसे प्रतिष्ठा, सम्मान, सुरक्षा आदि। सामाजिक अभिप्रेरक वो अभिप्रेरक कहलाते हैं जो सामाजिक मान्यताओं के फलस्वरूप उत्पन्न होते हैं, जैसे प्रतिष्ठा, सुरक्षा, संग्रह आदि। ठीक। अब आया कि मनोवैज्ञानिक अभिप्रेरक। मनोवैज्ञानिक अभिप्रेरक वो अभिप्रेरक कहलाते हैं जो मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के फलस्वरूप उत्पन्न होते हैं, जैसे रचनात्मकता, जिज्ञासा, पलायन आदि। ये आपके इनके अकॉर्डिंग, पहला मैस्लो के अनुसार, दूसरा थॉम्पसन के अनुसार, तीसरा गैरेट के अनुसार। आपसे अक्सर प्रश्न यही पूछे जाते हैं कि मैस्लो के अनुसार कौन है, गैरेट के अनुसार कौन है, और आपके पास थॉम्पसन के अनुसार क्या है। इनके अलावा भी आपसे ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं कि जन्मजात प्रेरक कौन है और अर्जित प्रेरक कौन है। इसके अलावा कुछ अन्य प्रकार के बताए गए हैं कि प्राथमिक अभिप्रेरक क्या है, द्वितीयक अभिप्रेरक क्या कहलाता है। तो प्राथमिक अभिप्रेरक वे अभिप्रेरक कहलाते हैं जो बालक में जन्म से पाए जाते हैं, उसे हम प्राथमिक कहते हैं। द्वितीयक अभिप्रेरक वो कहलाते हैं जो मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के फलस्वरूप उत्पन्न होते हैं, वो बताए जाते हैं। अब इसके बाद आपको सिद्धांत पढ़ाए जाते हैं। कौन से सिद्धांत की चर्चा करते हैं? तो पहला सिद्धांत आपके पास है जिसे हम कहते हैं मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत। अभिप्रेरणा के सिद्धांत। अभिप्रेरणा के सिद्धांत। तो पहला सिद्धांत है मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत। कौन सा?
मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत। ठीक, पहला काम तो यही है। इस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो इस सिद्धांत का प्रतिपादन मैकडूगल ने दिया था। कौन दिए थे? मैकडूगल। ठीक, आपसे यही पूछे जाते हैं मूल प्रवृत्ति सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो मूल प्रवृत्ति सिद्धांत का प्रतिपादन मैकडूगल ने दिया था। कब दिया था? 1908 ईस्वी में दिया। अब इनके अनुसार बालक जन्म लेता, जन्म के उपरांत ही कुछ मूल प्रवृत्तियां होती हैं। ये मूल प्रवृत्तियां कितनी संख्या बताई गई? 14। कितनी है? 14 है। बालक जब जन्म लेता है, जन्म के उपरांत ही आपसे क्या होते हैं कि आपसे पूछे जाते हैं कि बालक जन्म के उपरांत ही 14 मूल प्रवृत्तियों के साथ जन्म लेता है। ये मैकडूगल का कहना है। तो पहले सिद्धांत का प्रतिपादन किसने दिया? मैकडूगल ने दिया। अब जो मैकडूगल ने दिया था, उन्होंने यह कहा कि बालक जब जन्म लेता है, जन्म के उपरांत ही कुछ उसकी मूल प्रवृत्तियां होती हैं जो किसी लक्ष्य तक, उद्देश्य तक ले जाती हैं या उससे निर्देशित होती हैं या व्यवहार परिवर्तन करती हैं। वही आपकी है। यह मूल प्रवृत्ति ही व्यक्ति में उछाल पट्टों का काम करती है, जो स्प्रिंग बोर्ड हम कहते हैं, जो आपको लक्ष्य तक ले जाते हैं। तो यहाँ ऐसा कुछ नहीं पूछा जाता, केवल आपसे पूछा जाता है कि मूल प्रवृत्ति सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? मैकडूगल ने दिया। कब दिया? 1908 में दिया है। मैकडूगल के अनुसार कितनी मूल प्रवृत्तियां होती हैं? मैकडूगल के अनुसार आपकी 14 मूल प्रवृत्तियां होती हैं। कितनी होती हैं? 14 मूल प्रवृत्तियां होती हैं। कितनी हो गई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ये कितनी है? 14 है। तो पलायन पहला है, दूसरा आपका युयुत्सा है, तीसरा आपका निवृत्ति है, चौथा आपका संतान कामना है। चौथा क्या है? संतान कामना है। पांचवा आपका शरणागति है। आपका छठवां है काम प्रवृत्ति है, जिज्ञासा है, दैन्य है, और आपका क्या? गौरव है। एक 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14। गौरव के बाद आपके सामूहिकता आती है। सामूहिकता, भोजनान्वेषण, संग्रहण और रचनात्मकता। क्या है? रचनात्मकता है। ये आपकी 14 मूल प्रवृत्तियों के अनुसार बालक जन्म लेता है। इन 14 मूल प्रवृत्तियों के साथ साथ आपके पास कुछ संवेग जुड़े होते हैं। जैसे पलायन का संवेग क्या होता है? किस कारण से आप भागते हो या किस कारण से आप कार्य करना भागते हो, वो आपका संवेग कहलाता है। संवेग आपके पास इनके जुड़े होते हैं। ये आपके क्या है? मूल प्रवृत्ति है। ये आपको अक्सर प्रश्न यही पूछे जाते हैं
कि इस मूल प्रवृत्ति का यह संवेग क्या, हालांकि संवेगात्मक विकास आप जब बालक का पढ़ते हो तो वहां इसका अध्ययन कराया जाता है। तो पलायन का क्या संवेग है? भय है। क्या है? भय है। युत्सा का क्या है? युत्सा का संवेग आपका क्रोध है। क्या है? क्रोध है। और आपका निवृत्ति का क्या है? घृणा है। संतान कामना क्या है? वात्सल्य है। और आपका शरणागति क्या है? आप किसी की मदद कैसे करते हो? करुणा के कारण करते हो। आपका यह करुणा है। और आपका काम प्रवृत्ति कामुकता है। जिज्ञासा क्या है? आश्चर्य है। दैन क्या है? अगर आपके पास अगर कोई दैन है, आप किसी पे दया गिरते तो आत्महीनता है। क्या है? आत्महीनता है। अब लिख रहा है गौरव है। गौरव किसी बात के आप गौरव रखते हो, अभिमानित होते तो आत्माभिमान है। क्या है? आत्माभिमान। अब है सामूहिकता। आप किसी समूह की रचना क्यों करें? एकांकीपन के कारण। आप अकेले रहते हो, इसके कारण आप जाते हो समूह में, एकांकीपन है। आप भोजन की खोज क्यों करते हो? भूख के कारण। किसके कारण? आप किसी बात की संग्रहण क्यों करना चाहते हो? तो स्वामित्व के कारण आप संग्रहण करना चाहते हो। स्वामित्व। आप रचनात्मकता, किसी बात की रचना करते हो तो कृति भाव होकर किसी की रचना करते हो। क्या होता है इसका संवेग? कृति भाव। और आपके पास हास क्या है? हास आप जिससे व्यंग होते हैं तो इसे हम आमोद और प्रमोद भी कहते हैं, तो आप इसको कहते हो आमोद। अब आपसे यही प्रश्न पूछे गए हैं, हालांकि ये संवेगात्मक विकास में है। और आपसे मैंने ये कहा कि अभिप्रेरणा के सिद्धांत में जो पहला सिद्धांत है, जिसको हम कहते हैं मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत, इस सिद्धांत के अकॉर्डिंग मूल प्रवृत्ति सिद्धांत का सिंपल सा प्रश्न, आपको बहुत रटने की जरूरत नहीं। तो मैकडूगल ने कहा, कब दिया? 1908 में दिया। कितनी मूल प्रवृत्तियां? 14 होती हैं बस। और आपसे कभी ये पूछे जाते हैं कि जैसे लिखा हुआ है कि जिज्ञासा की, क्या लिखा हुआ है? जिज्ञासा की मूल प्रवृत्ति क्या है? आपसे ऐसे ही प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि जिज्ञासा की मूल प्रवृत्ति क्या है? तो आपको जिज्ञासा की मूल प्रवृत्ति आश्चर्य है। आपसे पूछे जा सकते हैं कि संग्रहण की मूल प्रवृत्ति क्या है, सॉरी संवेग क्या है? तो संग्रहण का आपका स्वामित्व है। ऐसे आपको पलायन से पूछे जा सकते हैं कि पलायन का संवेग क्या है? आपका पलायन का संवेग भय है। ठीक, तो आपको ये क्लियर हो गया हो, और क्लियर है तो यस या नो करके कमेंट करिएगा। चलिए संदीप जी, आप ये बताइए कि मूल प्रवृत्ति कितनी होती है? कमेंट करिएगा। चलिए, आपसे एक प्रश्न और आ जाता है। मैं आपसे प्रश्न पूछ रहा हूं कि मोहन जो है बीए की क्लास में इतनी मेहनत करता है कि वह बीए में टॉप कर जाता है, तो यह आंतरिक होगा कि बाह्य होगा? चलिए, बिल्कुल आंतरिक होगा। आंतरिक का प्रेरणा, मैंने आपसे यही बताया था कि आंतरिक का प्रेरणा में बालक स्वयं से मोटिवेट होता है और नकारात्मक में दूसरों से मोटिवेट होता है। ठीक, अब आपके पास प्रश्न होता है कि आवश्यकता क्या है, चालक क्या है, प्रोत्साहन क्या है, प्रेरक क्या है? मोटिवेशन शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? मोटम से हुई है। या अभिप्रेरणा में क्यों के प्रश्न का जवाब कौन देता है, या क्यों के प्रश्न का उत्तर अब प्रेरणा देती है किसने कहा? तो क्रैचफील्ड ने कहा। हिलगार्ड की डिफिनीशन है आवश्यकता प्लस चालक प्लस प्रोत्साहन बराबर अप्रेरणा। ये किसने कहा? तो हिलगार्ड ने कहा। अब आपके पास 4 तत्व हो गए, आपके प्रकार हो गए। तो मैस्लो के अनुसार कितनी होती हैं? 2 प्रकार आपके बताया। और आपके पास कितने हैं? गैरेट के अनुसार 3 है, थॉमसन के अनुसार 3 है। तो आज की क्लास बस हम यहीं तक लेते हैं।
इसकी आगे चर्चा हम कल करेंगे। अगर इससे संबंधित कोई बात हो, कोई टॉपिक हो तो आप इसे हमें कमेंट करिएगा, जरूर बताइएगा। और नहीं तो एसपी सर से हमारी शिकायत करिएगा कि सर ये प्रश्न मुझे नहीं समझ में आया, इसे पुनः हमें बता दें। गुड नाइट, शुभ रात्रि, सत श्री अकाल।